नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेवाड़ की इस पावन धरा पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जैसा कि तेजस सीरीज की आज हमारी जो 42वीं क्लास है और इस तेजस सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट जो है मित्रों बना रखी है, तो कोई मित्र नया जुड़ रहा हो और उस सीरीज की सारी कक्षाएं देखना चाहता हो तो हमारी तेजस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप सारी कक्षाएं देख सकते हैं। तो सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के कुछ शानदार प्रश्न लेकर आज की सीरीज में उपस्थित हुआ हूं। जितने मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन और जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न, आप सभी तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको अपने उत्तर जो है देने हैं मित्रों। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर देने हैं। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। सजीव श्रृंगार की, बिल्कुल ये बात तो ठीक है साहब, सजीव श्रृंगार की अदम्य लिप्सा जो है वो प्रतिबिंबित होती, सही बात है। फिर है, कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों की छंदोबद्ध काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है। बिल्कुल सही है, रीति मुक्त ग्रंथ भी है हमारे पास, तो ये बात भी बिल्कुल रीतिकाल के लिए सही है मित्रों। फिर इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। ऐसी बात नहीं है मित्रों, है ना। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण किया गया है, पूर्णतः मुक्त नहीं है मित्रों। इसलिए अभी चौथा और हमें पढ़ना चाहिए। रीतिकाल के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। बिल्कुल रहा है साहब, तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका तो योगदान रहा ही है। इस काल के कवि जो हैं राज्याश्रयों में सर्वाधिक रहे हैं मित्रों, तो निश्चित तौर पर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर 3। और आप में से अधिकांश विद्यार्थी इस ऑप्शन नंबर 3 को चूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, रीतिकाल के विषय। अच्छा, ये प्रश्न सेम था मित्रों, है ना, तो हम इसको स्किप कर जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कथन किसका है इस बारे में आपको बताना है मित्रों। तो ये जो कथन है मित्रों, अगर आप देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, आप किधर जा रहे हैं, एक बार फिर से कथन को पढ़ लीजिए। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है मित्रों? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का कथन है मित्रों। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है और फिर आपके सामने 2023-24 में उपस्थित हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। शाबाश दोस्तों। क्लास को एक बार आप सभी मित्र जो हैं अन्य मित्रों तक पहुंचा दें और कोशिश करें, अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार थोड़ा सा बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। मतीराम जी, रसराज के समान पद्माकर जी का डैश 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 भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में? दो प्रश्न तैयार हो गए। एक तो कथन ये शुक्ल जी का है मित्रों, ध्यान रखना, और दूसरा पद्माकर जी की कौन सी रचना के बारे में ये बात जो है शुक्ल जी ने कही है। तो हमें देखना है मित्रों, ये जो कही है मित्रों वो है जगत विनोद के बारे में। ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। मित्रों देखिएगा किस तरह से कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते हैं और किस स्तर के आते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया से प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है ये पूछा गया है मित्रों। तो उक्त कथन किसका है आप बताएं मित्रों। हाँ, उक्त कथन जो है मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कथन किसका है? कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है मित्रों, ध्यान रखना, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखिए जब आप तैयारी करते हैं
तो तैयारी चहुमुखी होनी चाहिए और बहुत मन से अगर हम तैयारी करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कोई भी वस्तु इस संसार में जो है यूं नहीं कह सकते कि मुश्किल है या नामुमकिन है, सबको हम मुमकिन बना सकते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत जबरदस्त वर्णन है इसमें मित्रों कि किस तरह से हम आएंगे, है ना, पहाड़ को ढोकर। तो बताएं आप इसमें कौन कवि जो है, किसकी पंक्तियां हैं ये मित्रों, बताएं आप। हाँ, कि शोभा सरसाने न बरसाने, बताएं आप किसकी कवि रचना है? हाँ, बहुत बढ़िया। जितने मित्र उत्तर दे पा रहे हैं कोशिश कीजिए। हाँ, ये जो पंक्ति है मित्रों वो सेनापति जी की है मित्रों की। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं, पहाड़ माने काजर के ढोए के। ये काजल के जो पहाड़ है इनको ढो के आखिर कैसे आए, इनको लांग कर कैसे आए, ये पंक्ति जो है मित्रों सेनापति जी की है। तो ध्यान देना, ये सेनापति जी की पंक्ति है। बहुत बढ़िया। और ऋतु वर्णन से ली गई है सेनापति जी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बहुत सरल और सीधा प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है मित्रों? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। और आप जानते हैं कि रचनाकार कौन है मित्रों? भूषण। ठीक है, हाँ, भूषण जो है वीर रस के हमारे कवि हैं, रीतिकाल के, इनकी रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है मित्रों? बताएं कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता है साहब, भाषा की लाक्षणिकता है। ठीक है, भाषा की व्यंजकता ये भी है, उक्ति वैचित्र भी है, बिल्कुल है उक्ति वैचित्र। लेकिन संध्या भाषा ये नहीं है मित्रों। संध्या भाषा तो सिद्धनाथों की जो भाषा है उसको कहा गया है, तो संध्या भाषा नहीं है मित्रों। तो ये कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो संध्या भाषा विशेषता नहीं पाई जाती है। तो बिल्कुल सही उत्तर, आप में से अधिकांश मित्र जो हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हाँ, देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो देखें आप, देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। वैसे शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाएं 72 बताई है और कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों की बात की देव की। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मित्रों 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। किसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हम भी पढ़ेंगे, जो हमारी आचार्य शुक्ल सीरीज जो हमने चला रखी है थ्योरी क्लासेस की, उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? सखी राधा से क्या कह रही है मित्रों इस दोहे में? बताएं। राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है, नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, आप बताएं कि इसमें वो क्या कहती? तो पर वारो उर्वशी। ठीक है, तो पर वारो उर्वशी, हाँ, सुनी राधिका। अब यहां उर्वशी शब्द जो है उसमें कहीं न कहीं देखेंगे श्लेष अलंकार है। चलिए बताएं, देखें मित्रों कौन सी इसमें, देखिए, हाँ, राधा से क्या कह रही? राधा से कह रही है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है ना? हाँ, उसका मान क्या करती मित्रों? छुड़ाती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, मान छुड़ाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? ये भाषा भूषण में आखिर क्या वर्णित किया गया है? भाषा भूषण ग्रंथ जो है मित्रों वो जसवंत सिंह जी का है। ध्यान दें, सबसे पहले तो जसवंत सिंह जी का ये ग्रंथ है, जसवंत सिंह जी का ग्रंथ है। ठीक है, और इसका विवेच्य क्या है? 212 मित्रों इसमें दोहों में अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो सीधी बात है, 212 दोहों में, ठीक है, अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो ये 212 दोहे हैं मित्रों अलंकार के। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? बताएं मित्रों, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रीति पावस, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, श्रृंगार विलास। बताएं कौन सी नहीं है मित्रों? हाँ, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, ये रीतिबद्ध कवि, ये श्रृंगार विलास जो है ना, ये इनकी नहीं है मित्रों। ये रीतिबद्ध कवि
सोमराज की रचना है, ठीक है। हाँ, रीतिबद्ध कवि सोमराज की रचना, बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। हाँ, देख रहा हूं मैं कितने मित्रों ने उत्तर दिए हैं इसके, बहुत बढ़िया। श्रृंगार विलास जो है वो रीतिबद्ध कवि सोमनाथ है मित्रों, सोमराज नहीं, सोमनाथ कीजिएगा इसको, ठीक है। ये सोमनाथ कवि प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तो ये इनकी नहीं है। बाकी सुजान हित, प्रबंध, वियोग, बेली, प्रीति, पावस, ये सब घनानंद जी की रचना है। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रतिष्ठित थे? नाभादास, नंददास, सुमित्रानंद पंत, केशवदास। यानी कवि भी थे और आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। ऐसे कौन थे मित्रों, बताएं आप। तो ऐसे एक ही कवि यहां दिख रहे हैं मित्रों। हाँ, ये आचार्य भी रहे और कवि भी रहे, केशवदास जी। और भक्ति काल और रीतिकाल का योजक कवि भी इनको कहा जाता है मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साक्षात रस मूर्ति जो है एक ही कवि को कहा है, सुमित्रानंद पंत ने। और वो कवि है कौन से? प्रेम की पीर के कवि जो है मित्रों। और प्रेम की पीर के कवि कौन है? रीति मुक्त कवि घनानंद, जो सुजान से प्रेम करते हैं लेकिन इनको अपने प्रेम में असफलता मिलती है। और जब ये लौकिक प्रेम से कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में जो है वो बड़े आह्लादित हो जाते हैं। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? ये पद्माकर है मित्रों। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। पद्माकर, मतीराम भूषण और बिहारी लाल। तो रीति लक्षण ग्रंथ की रचना मित्रों बिहारी जी ने नहीं की, केवल बिहारी सतसई की रचना की है, जो रीति ग्रंथ मतलब लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो बिना लक्षण ग्रंथों के भी इन्होंने लक्षणों का प्रयोग जो है वो अपने दोहों में कर दिया है, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और बिल्कुल आपने भी जो उत्तर दिया है मित्रों, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, तो सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस कुछ ही प्रश्न और हैं, चिंता नहीं करें। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति, बोधा। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया मित्रों? हाँ बताएं, देखें, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया है? मित्रों ये भाषानुवाद पद्माकर जी ने किया है। दौलतराव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का जो है वो अनुवाद किया। किसने किया? पद्माकर जी ने किया है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है और दिल्ली टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। अगला है हित तरंगिणी किसकी रचना है? हित तरंगिणी ग्वाल चिंतामणि कृपाराम मुबारक, ये भी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देखिए ये तो साहब कृपाराम ही है ना, हित तरंगिणी, कृपाराम कृत हित तरंगिणी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। और इसकी जो रचना हुई है मित्रों वो 1541 ईस्वी में हुई है ब्रजभाषा में। 1541 ईस्वी में ब्रजभाषा में, क्योंकि उस समय तो ब्रजभाषा ही प्रमुख रूप से चलती थी मित्रों, ठीक है। कृपाराम जी की हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? लो पहले ही बता ही दिया और प्रश्न भी आ गया। तो यहां तो ब्रजभाषा ही है मित्रों, इनकी भाषा कौन सी है? हाँ ब्रजभाषा है मित्रों, बिल्कुल। और पूरे रीतिकाल में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ अधिकांशतः। रामचंद्रिका की रचना किसने की है मित्रों? सीधा प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है। केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की है, बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न, चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? चलिए भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको भी मजा आ गया होगा, सर आज प्रश्न बड़े मस्त हैं। लेकिन आप सोचिए मित्रों, ऐसे प्रश्न भी हमें कई बार दगा दे जाते हैं, इसलिए प्रश्न को समझना, 4 ऑप्शन को पढ़ना और फिर सही ऑप्शन का चुनाव करना, इस कौशल में हमें महारत हासिल करनी है। इसलिए भुलावे में नहीं रहना, हर प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न हमें 2 नंबर देता है, गलत होते ही -0.66 हो जाता है, इसलिए जरा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। केशवदास कवि होने के साथ साथ और क्या थे? केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे, है ना? तो कवि होने के साथ साथ आचार्य थे मित्रों। कवि होने के साथ साथ जो है वो क्या थे मित्रों? आचार्य थे। हाँ, इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, है ना, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। फिर देखिए केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ मित्रों भगवान राम की कथा है, रामचंद्रिका, बिल्कुल। और 22 जनवरी को भगवान रामलला जो है अपने भव्य मंदिर में, है ना, 500 वर्षों के संघर्षों के बाद विराज रहे हैं। आप सोचिए ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है। इसलिए नहीं कि कुछ ऐसे आतताई थे, कुछ इस तरह की आसुरी शक्तियां थी जिन्होंने कोशिश की, लेकिन सत्य सत्य होता